कोरोना का कहर जारी। सहरसा में बीते 24 घंटे में पाए गए 497 नए केस, 74 संक्रमित स्वस्थ होकर लौटे घर। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे में किया बड़ा फेरबदल। सरकार ने आईपीएस अफसरों का किया तबादला। एसपी मानवजीत सिंह बनाए गए पुलिस कप्तान। आज नवरात्र का दूसरा दिन। चैत्र नवरात्रि पर कोरोना का साया। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की होती है पूजा। माह इबादत रमजान का आज से हुआ आगाज। पवित्र माह रमजान का पहला रोजा एहतियात के साथ इबादत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो वहीं कोरोना महामारी की वजह से नवरात्र में भक्तों से गुलजार रहने वाले मंदिर सूने पड़े हैं। कोरोना की वजह से मंदिरों में पहले दिन भक्तों की भीड़ कम नजर आई। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ही मंदिर को बंद रखने के निर्णय लिया। नवरात्र में जगह जगह मेला लगता है। पूरे इलाके की रौनक बढ़ जाती थी। बाजार सज जाते थे। लोगों का हुजूम बढ़ता था। भजन से लेकर पूजा पाठ से पूरा इलाका भक्तिमय हो जाता था। इस साल ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल भी इस तरह का आयोजन नहीं किया जा सका था। कोरोना के मद्देनजर आपको बता दें कि नवरात्र का आज दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल से हुई है। आज मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। मंदिरों में पूजा आरती की जा रही है, लेकिन भक्तों का हुजूम, भक्तों का तांता मंदिरों में दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस है सभी का पालन मंदिरों में किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और सभी से अपील की गई है कि भारी संख्या में मंदिर ना पहुंचे। घर पर रहकर ही पूजा करें, आस्था करें और भक्ति करें। घर पर रहकर ही आराधना करें। चैत्र नवरात्र पर आपको बता दें कि श्रद्धालु अपने घर पर ही नवरात्र की पूजा कर रहे हैं। पिछले साल भी अगर देखा जाए तो कोरोना के ग्रहण की वजह से चैत्र नवरात्र नहीं मनाए जा सके थे। इस दौरान भी सभी भक्तों ने घरों में ही पूजा अर्चना की थी, लेकिन उस दौरान चल रहा था लॉकडाउन, जिस वजह से मंदिर भी गुलजार नहीं दिखे थे और वही स्थिति फिर से नजर आ रही है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। साल में 2 नवरात्र आते हैं। एक चैत्र नवरात्र होते हैं और एक जिससे नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक जी, भारी संख्या में जहां कुछ सालों पहले बीते साल को छोड़कर हुजूम मंदिरों में दिखाई देता था भक्तों का, वही अब मंदिर शांत नजर आ रही है। देखिए, बिहार में 30 अप्रैल तक तमाम धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। जितने भी धार्मिक संस्थान है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च, गुरुद्वारे, तमाम पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। ऐसे में 30 तारीख तक मंदिर में नहीं जाएंगे। दूसरी, कोरोना का जिस तरह प्रकोप बढ़ रहा है, बिहार में 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले आ गए हैं और ये कल ये आंकड़ा 4,000 से ऊपर पार किया था। तो ऐसे में लोग भी थोड़ा सहमे हुए हैं और बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि मंदिरों में जो इसका असर दिख रहा है वो यही कारण है कि चूंकि मंदिर बंद है इसलिए लोग वहां नहीं पहुंच रहे हैं। अगर मंदिर खुले होते तो शायद लोगों पर आस्था पर ये जो आस्था जरूर भारी होती इस पूरे बीमारी पर। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और बिहार सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया होम डिपार्टमेंट ने, उसके तहत 30 अप्रैल तक तमाम मंदिर भी बंद है।
तो लोग नहीं जा रहे, लोग अपने घरों में पूजा कर रहे हैं। और चूंकि नवरात्र है और बिहार में और बंगाल में नवरात्र की काफी धूम होती है। हालांकि ये चैत का नवरात्र है, जो जाड़े के मौसम में कार्तिक के समय में नवरात्र होता है, उसका एक अलग महत्व होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन बिहार में भी चैत की छठ और चैत का नवरात्र अभी बड़ी संख्या में लोग मनाते हैं। लेकिन अब की बार इस बार जो है, जिस तरह से कोरोना के मामला बढ़े हैं, लोग अपने घरों में ही रह के पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले किए, कई जिलों के पुलिस कप्तानों का ट्रांसफर कर उन्हें दूसरे जिलों में पोस्टिंग दे दी गई। आपको बता दें कि मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को समस्तीपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया। इनसे पहले इनकी पत्नी हरप्रीत कौर भी समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक का पद संभाल चुकी है। एसपी विकास वर्मन को पटना का नया रेल एसपी बनाया गया। इन दोनों आईपीएस अफसरों के अलावा सरकार ने 2013 बैच के आईपीएस अफसर और पटना के रेल एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी का तबादला करते हुए मुंगेर का नया पुलिस कप्तान दिया। इसी बीच पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर आपको बता दें डाक बंगला के जेपी भवन में अचानक आग लग गई। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, डाक बंगला पर आग लगी है। इंडियन ऑयल के ऑफिस में ये पूरी आग लगी है, जो कि डाक बंगला चौराहे के पास स्थित है। भीषण आग लगने से इस दौरान भारी नुकसान बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये पूरी आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पटना से, जो आपको बता दें कि डाक बंगला के जेपी भवन में आग लगी है। इंडियन ऑयल के ऑफिस में यह अचानक आग लगी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुप्रकाश जुड़ गए हैं। अनु, जिस तरीके से ये आग बताई जा रही है कि संभावना जताई जा रही है शॉर्ट सर्किट से ये पूरी आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला? जी, राजधानी के डाक बंगला चौराहे स्थित लोकनायक जयप्रकाश भवन में मंगलवार की देर रात में जो है आपको 12 बजे भीषण आग लग गई, जिसके कारण जो है काफी वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। इसको लेकर अभी तक की जो आपकी सूचना है, आग पर जो है वो काबू पाया जा चुका है। लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण जो है उसमें आग लगी है और जो काफी जो है नुकसानों का, सामान का नुकसानों का ये हो चुका है। और नुकसान में क्या आकलन किया जा रहा है अनु, क्या कुछ नुकसान इस दौरान हुआ? जी, आपको बता दें कि जितने भी वहाँ के जो भी कागजी कागजात थे, वो सब जो भी चीज थे वो जलकर पूरे खाक हो चुके हैं। कोई भी जो सामान जो है वो बचने पे जो है बताया जा नहीं सका है। इसके लेकर वहाँ के कर्मचारी भी थोड़ा सा परेशान है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रकाश, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल के ऑफिस में अचानक आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है, ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।
मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में राजनीतिक हलचल दिनों दिन तेज होती जा रही है। उपचुनावी महासंग्राम में विजयी पताका लहराने के लिए दलों में होड़ सी मची है। सीएम सोरेन भी जनता को लुभाने की कोशिश में उपचुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, लेकिन अब यहां सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। अब इस महासमर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री हो चुकी है। वे भी जनता को लुभाने के प्रयास करने में जुटे हुए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, मधुपुर उपचुनाव के चलते बड़े बड़े जो मंत्री हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो भी अब इस चुनावी मैदान में उतरने लगे हैं, तो कितना सियासी रंग ये पूरा दिया जाने लगा है, राजनीति भी इस दौरान तेज हो गई है। जी आस्था, बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो मधुपुर का जो उपचुनाव है, अब ये हाई प्रोफाइल चुनाव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीका से तमाम लोग लगातार स्टार प्रचारक के रूप में गठबंधन की सरकार का समर्थन करने के लिए मधुपुर पहुंच रहे हैं, तो उसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष और कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने हाफिजुल अंसारी के समर्थन में मधुपुर की जनता से वोट मांगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के राजनीतिक रंग भी झारखंड में खूब बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीका से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे मंच पर खड़े होते भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की बौछार लगा दी और कह सकते हैं कि हाफिजुल अंसारी को जितवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। तो ये देखकर लगता है कि पूरी तैयारी है। और तैयारी की बात करें तो इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में 2 उपचुनाव हो चुके थे और तीसरा उपचुनाव मधुपुर में होने वाला है। 17 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया है और मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार का अगर मधुपुर उपचुनाव अगर हेमंत सोरेन की पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए हैट्रिक साबित होगी। और तेजस्वी यादव लगातार अपने अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी पर कड़े हमले बोलते नजर आए हैं और उन्हीं हमलों का कह सकते हैं कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी ने भी बखूबी किया है। अगर बात करें आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला, मधुपुर उपचुनाव जब से दिन इसकी निर्धारित की गई थी तब से देखने को बखूबी मिल रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जिस तरीका से तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने जब भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी इस हमले में शामिल किया और जिस तरीका से झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दीपक प्रकाश ने उनके जो कह सकते आरोपों का भी प्रत्यारोप करते हुए जवाब देते हुए कहा कि बिहार में तो तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई तो झारखंड में क्या सरकार बना पाएंगे। वहां पर रन आउट हुए थे, यहां पर बोल्ड आउट होंगे। तो आप समझ सकती हैं कि बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है, कांटे की टक्कर है। तो कहीं ना कहीं अब इस मधुपुर उपचुनाव को लेकर और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये बात की बात है। लेकिन अब मधुपुर की जनता पर निर्भर करता है कि मधुपुर की जनता 17 अप्रैल को किसे अपना मत देकर इस उपचुनाव में विजय बनाती है। जी जिस तरीके से मधुपुर में उपचुनाव जो हो रहा है उसमें बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीजेपी महागठबंधन पर आरोप लगा रही है और आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। तो तेजस्वी यादव के अब इसमें कूदने से, उनके बयानबाजी करने से क्या कुछ फायदा या क्या कुछ नुकसान बीजेपी को हो सकता है? देखिए आस्था, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस, राजद और जेएमएम की एक अहम भूमिका है, उसके बाद ये सरकार का गठन हुआ। तो कह सकते हैं राजद में जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुपुर पहुंचे, एक युवा नेता है, महज 32 साल इनका उम्र है और कह सकते हैं कि युवाओं में जोश भरने का काम तेजस्वी यादव ने मधुपुर की जनता के साथ बखूबी किया है। और कह सकते हैं जब उन्होंने चुनावी अभिभाषण में सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाजी हुसैन अंसारी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पिता के बहुत करीबी दोस्त थे मरहूम हाजी हुसैन अंसारी और उनके बेटे को इस बार मौका मिला है हाफिजुल अंसारी को और मधुपुर की जनता उन्हें प्रॉपर समर्थन करते हुए भी नजर आ रही है। तो ऐसा ये दावा है लगातार गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, गठबंधन के जितने नेता मंत्रीगण, उनका ये दावा है कि इस बार मधुपुर का जो उपचुनाव है उनकी झोली में नजर आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरफ से पूरी तरीके से अस्वस्थ है। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार दावे कर रही है कि हम भले ही 2 उपचुनाव हारे थे, लेकिन इस बार का जो तीसरा उपचुनाव है, मधुपुर में जो उपचुनाव है, इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। तो कह सकते हैं दोनों तरफ दावों का दौर बरकरार दिख रहा है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर बखूबी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये पूरा हाई प्रोफाइल केस होता जा रहा है, हाई प्रोफाइल ये पूरा उपचुनाव होता जा रहा है और हेमंत सोरेन तमाम दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सोरेन सरकार को पिछले 2 उपचुनाव जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है इस चुनाव को लेकर?
बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ही कहा था कि हमने 2 उपचुनाव जीत चुके हैं और तीसरी उपचुनाव की जीतने की पूरी रणनीति बन गई है और मधुपुर की जनता उनके साथ है। तो कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस का दौर बखूबी देखने को मिल रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात आस्था यह है कि जिस तरीका से कोरोना के कारण पूरे राज्य में कह सकते हैं एक आर्थिक संकट है, एक महामारी का संकट जरूर है, लोग डर रहे हैं, तमाम लोग चिंता में है कि इस बार लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं महज एक सीट के लिए झारखंड में उपचुनाव है, मधुपुर में उपचुनाव है और एक सीट के लिए जो कि प्रत्याशी भी मंत्री हैं एक हफीजुल अंसारी झारखंड के मौजूदा सरकार के, एक सीट के लेकर लगातार स्टार प्रचारकों की रैली मधुपुर में जारी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव की बात कर लें, चाहे वो मुख्यमंत्री झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन की बात कर लें, वो लगातार दावे कर रहे हैं और कह सकते हैं कि इस बार जीत उनकी सुनिश्चित है। और एक महज सीट के लिए उपचुनाव की रैली में इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि पूरी रणनीति बनाई गई है, प्रॉपर प्लानिंग किया गया है। इस बार मधुपुर की सीट किसे मिलती है ये तो बात की बात है, लेकिन ये सारा कुछ अब राज्य की जनता पर निर्भर करता है और राज्य की जनता इस बार किसे अपना मत देकर इस चुनावी मैदान में विजय बनाती है ये तो बात की बात है। 17 अप्रैल को ये पता चल पाएगा, लेकिन 17 अप्रैल तक अभी ना जाने कितने चेहरे अभी देखने को मिल सकते हैं, कितने स्टार प्रचारक अपने पार्टियों का प्रचार प्रसार करने में वहां पहुंच सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी में जो है कमी नजर आ रही है चुनाव प्रचार को लेकर, जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक आ रहे हैं, बीजेपी में ऐसा कुछ ज्यादातर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अभी कोई बड़ा नेता मंत्री वहां नहीं गया क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं, वो लगातार जा रहे हैं। खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जा रहे हैं और उन्हीं दौरों में वो सुनिश्चित कर लिए हैं कि इस बार जीत उनकी पक्की है। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ बड़े स्टार प्रचारक और एक तरफ जो झारखंड स्तर के स्टार प्रचारक, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आज से ठीक 2 दिन पहले होटल क्लार्क इन होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी इस बार मधुपुर में जीत का परचम लहराएगी और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। लेकिन कह सकते हैं दोनों पार्टी अपने दावे लगातार कर रही है कि इस बार हम जीतेंगे, इस बार हम जीतेंगे। लेकिन अब ये तो देखना होगा, 17 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आखिर किस पार्टी ने अपना झंडा वाकई में गाड़ा है। लेकिन स्टार प्रचारकों की कह सकते हैं लगातार आवागमन जारी है और मधुपुर की जनता को अपने तरफ लुभाने का प्रयास तमाम राजनीतिक पार्टी बड़े जोर शोर से कर रही है। प्रत्याशियों की बात कर ले तो एक तरफ हफीजुल अंसारी और दूसरी तरफ गंगा नारायण सिंह, दोनों के बीच में कांटेदार टक्कर है। धर्म की राजनीति भी एक बार इसमें उछल पड़ी है। कल के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर उन पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि मधुपुर का उपचुनाव है, पता नहीं राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ नया लेकर आएगा, ये देखने वाली बात है। 17 अप्रैल तक क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है तमाम दर्शकों को, राज्य की जनता को। जी, जिस तरीके से बीते जो उपचुनाव है, 2 उपचुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी ने हार का सामना किया था, तो इस उपचुनाव में क्या नजर आता है कि वहां का असर जो है, वहां जो हार हुई थी उसका कुछ थोड़ा बहुत असर बीजेपी पर अब दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 उपचुनाव हुए थे, बेरमो में उपचुनाव हुए थे और दुमका में, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था। 12 बजे की बात करें तो 12 बजे तक जितने भी मतगणना हुए थे तो बराबर की टक्कर चल रही थी, लेकिन 3 बजे के बाद पूरा मामला साफ तौर पे पलट गया और इस तरीके से गठबंधन की सरकार की जीत हो गई और भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिल गया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम मुद्दों को कह सकते हैं एक प्लानिंग के तहत मधुपुर की जनता के बीच रखने की कोशिश की है। जो मुद्दे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी प्रचार प्रसार में दावे किए थे राज्य की जनता से कि साल के पहले वर्षगांठ में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कह सकते हैं ऐसे तमाम वादे थे, लेकिन वो अभी तक धरातल पर नहीं नजर आए। चाहे वो रोजगार की बात कर ले, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, कानून व्यवस्था की बात कर ले, उन्हीं मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी मधुपुर की जनता के बीच ले जाकर अब मधुपुर की जनता को जगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि मधुपुर की जनता अभी तक जागी है या नहीं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रही है कि नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपने जो कार्यकाल के विकास को गिनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, जब वो ही धरातल पर नजर नहीं आ रही है तो जनता क्या कुछ देखकर वोट इनको देगी या क्या कुछ देखकर चुनाव जिताएगी?
बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी अपने तरफ से दावे बिल्कुल करते हैं और दावे धरातल पर नजर नहीं आते, बस यही दिक्कत है। और इसका शिकार और कोई नहीं, राज्य की जनता होती है। राज्य की जनता उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ सरकार का गठन करती है, अपना मत डालकर सरकार को चुनती है। सरकार आते हैं और दावे करते हैं और दावे धरातल पर जब नजर नहीं आते हैं तो जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ता है। तो वही जो भी वादे किए गए थे हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, वो धरातल पर अब तक नजर नहीं आए, क्योंकि सरकार बनने के 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक वो चीज धरातल पर नजर नहीं आया है। उन्हीं मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी लगातार खंगाल रही है और उन्हीं मुद्दों को लेकर मधुपुर की जनता के बीच जाने का भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जो भी वादे हेमंत सरकार के द्वारा पूरे नहीं किए गए थे, क्या वो धरातल पर अब नजर आएंगे? क्या मधुपुर की जनता उन बातों को समझेगी? और इस बार मधुपुर की जनता कह सकते हैं बड़ी समझदारी के साथ वोट देने वाली है। आस्था जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर चुनाव में महागठबंधन उतर रहा है और जो मुद्दे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता ही है कि जनता क्या कुछ देखकर अगर जिताती है तो क्या कुछ देखकर जिताएगी। और एक ये भी बात सामने आती है इससे कि जनता अगर जिता सकती है, जनता अगर सरकार बना सकती है, तो जनता ही वो है जो सरकार गिरा भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ राज्य से सीधे जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। सहरसा में भी कोरोना संक्रमण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में विगत 9 मार्च को पहला कोविड पॉजिटिव केस पाया गया, जिसके बाद अभी तक 44,408 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 497 पॉजिटिव पाए गए और उनमें से 74 पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में उपचार के बाद ही स्वस्थ हो गए। तो वहीं सबसे ज्यादा संक्रमण प्रभावित नगर परिषद क्षेत्र सहरसा में 214 पॉजिटिव मरीज एक्टिव है। इसके अलावा सिमरी, बख्तियारपुर, सतरकटैया, कहरा ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिक है।